हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक 1 का यूनिट 3 का नाम है द एम्बियंस एंड द क्लाइमेट नीडेड फॉर असेसमेंट एंड काउंसलिंग। मतलब जहाँ पे आपकी असेसमेंट हो रही है और जहाँ आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हो वहाँ का एम्बियंस कैसा होना चाहिए, माहौल कैसा होना चाहिए और क्लाइमेट किस तरह का होना चाहिए। ऑब्वियसली कंफर्टेबल होना चाहिए, तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कंफर्टेबल बनाती हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो असेसमेंट और काउंसलिंग का जो वहाँ पे एम्बियंस और क्लाइमेट होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है सक्सेस ऑफ काउंसलिंग में। मतलब कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगा तो क्लाइंट बहुत आराम से बहुत रिसेप्टिव तरीके से जवाब देगा, वहाँ पे सुनेगा काउंसलर की। और अगर अनकंफर्टेबल होगा तो ना रेपो बिल्डिंग हो पाएगी, ना ट्रस्ट डेवलप हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हाउ टू प्रोवाइड सेफ एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट, क्लाइंट को सेफ और पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इट इज़ असेंशियल फॉर दोज बीइंग हेल्प टू बी वांट टू बी हेल्प। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो हेल्प लेने आ रहे हैं वो खुद भी चाहते हैं कि उन्हें हेल्प मिले, तभी ये चीज़ हो सकती है। द एनवायरनमेंट एंड कंडीशन इन विच इंडिविजुअल फाइंड्स हिमसेल्फ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो जो इंडिविजुअल वहाँ क्लाइंट आया है उसको वहाँ कैसा फील हो रहा है, वहाँ रुकना चाह रहा है या नहीं रुकना चाह रहा है, उसको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, उसको सेफ नहीं लग रहा, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है तो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, वो उसको हेल्प लेने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्लाइंट वहाँ पे ऑलरेडी जब आता है काउंसलर के पास तो उनकी अपनी खुद इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, फियर, इनहिबिशंस, कंफ्यूजन, और जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है उसके माइंड में। वो वहाँ पे असिस्टेंस के लिए, गाइडेंस के लिए आता है। तो अगर वहाँ पे आके उसको इस तरह का माहौल मिले जो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही वेलकमिंग है, सेफ है, तो उसको अपने आप ही वहाँ आके बहुत पॉजिटिव और बहुत ही रिलैक्स्ड फील होने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी और काउंसलर की रेपो बन जाती है और वो अपने बारे में काउंसलर को बताना शुरू करता है। तो पहला जो स्टेप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि रेपो एस्टेब्लिश करनी होती है, और ये काउंसलर का काम है, क्लाइंट का काम नहीं है। दिस इज द रोल ऑफ द काउंसलर, दैट फर्स्ट स्टेप ही यूजेज इज रेपो फॉर्मेशन विच विल क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। मतलब पहला ही स्टेप ये है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे, क्लाइंट को ऐसा लगे कि वो सही जगह पे आया है और उसको सेफ फील हो, उसको लगे कि जो वहाँ बताएगा उसको काउंसलर एक्सेप्ट करेगा, उसको जज नहीं करेगा क्लाइंट को, उसकी फीलिंग्स, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस जो भी वहाँ शेयर करेगा उसको वो बहुत ही पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट करेगा काउंसलर। सो वार्म, फ्रेंडली, अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो क्लाइंट तभी एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बना पाता है काउंसलर के साथ। तो रेपो इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इन काउंसलिंग सिचुएशन। रेपो फॉर्मेशन के बिना काउंसलिंग शुरू नहीं हो सकती। वो आपको बताना ही शुरू नहीं करेगा जब तक उसको एक ईज नहीं फील होगा काउंसलर के साथ, क्लाइंट को। तो शुरुआत कैसे होती है, जैसे हम किसी को पहली बार ही मिलते हैं तो पहले नाम पूछा, फिर बेसिक चीज़ है कि कहाँ से आए, कहाँ के हो, कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, अभी आप कैसे आए यहाँ पे। ये रेपो फॉर्मेशन में सिर्फ क्लाइंट बातें नहीं करता है, जो क्लाइंट के साथ काउंसलर सिर्फ बात करने के लिए नहीं, वो ये भी नोट करता है कि जो क्लाइंट बता रहा है वो उसकी बात करने की टोन कैसी है, वो कितना कंफर्टेबली बता पा रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें भी नोट करी जाती है रेपो फॉर्मेशन के टाइम पे, जिससे देखा जाता है कि क्लाइंट उस टाइम क्या किस सिचुएशन में है। रेडीनेस ऑफ द क्लाइंट, मतलब क्लाइंट कितना रेडी है। तो यूजुअली क्लाइंट कह रहे हैं दो टाइप के होते हैं, जैसे एक तो जो खुद आते हैं काउंसलिंग करने के लिए, एक होते हैं जिनको रेफर किया जाता है। तो जो खुद आते हैं वो एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहाँ पे आते हैं, तो उनके साथ थोड़ा रेपो फॉर्मेशन ईजी हो जाता है। जिनको कोई और भेजता है वो इतने विलिंग नहीं होते शुरू में, तो उनके साथ रेपो फॉर्मेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। काउंसलर के अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए, एक्टिव लिसनिंग स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो क्लाइंट अपनी बात बताने वहाँ आए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने आए। काउंसलर की सुनना बात की बात है, पहले क्लाइंट क्या बोल रहा है उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। तो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए। इट कैन बी एक्वायर्ड इजीली इफ वी डेवलप अ हैबिट ऑफ बीइंग जेन्युइनली इंटरेस्टेड। जो दूसरे लोग बोल रहे हैं एक जेन्युइन इंटरेस्ट नजर आना चाहिए, नहीं कि वो क्लाइंट आपको कुछ बोल रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, आपको बोरिंग लग रहा है उसकी बात सुनना, या आपको मज़ा नहीं आ रहा है, इस तरह कुछ नहीं। जेन्युइन कंसर्न कि वो क्या बता रहा है, उसके लिए एम्पैथी फील करना कि अगर हम उसकी जगह मैं हूँ तो
मैं भी ऐसे ही करूँ या ना करूँ। तो एक एक प्रॉपर तरीका उसको, जैसे होता है आई कांटेक्ट मेंटेन करके सुनना, आई कांटेक्ट मेंटेन करके उसके बाद पैराफ्रेज भी करा जाता है कि जो उसने बताया उसको आप अपने तरीके से दोबारा पूछते हो कि अच्छा आपके कहने का मतलब है ये है। तो लिसनिंग सुपरफिशियल जैसे कहते हैं ना, जिसमें हम अटेंशन नहीं देते, वो चीज़ उसको नहीं लगना चाहिए। सेलेक्टिव लिसनिंग नहीं होनी चाहिए कि आपने सिर्फ एक चीज़ सुनी, बाकी चीज़ें अवॉइड कर दी। इसमें आपने सारी चीज़ों पे उसकी वर्बल और नॉन वर्बल, जैसे मैंने बोला, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, जेस्चर, उसकी वॉइस की टोन, कितनी देर बीच में वो साइलेंट रहा, वो सारी चीज़ें नोट करनी होती हैं। तो ये काउंसलिंग का सबसे पहला स्किल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं अटेंटिव लिसनिंग स्किल, कि सिर्फ वर्ड्स पे नहीं, उसके थॉट्स पे, उसकी फीलिंग्स पे, हर चीज़ पे ध्यान देना है। फिर आस्किंग क्वेश्चन, कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछना है कि क्लाइंट को थ्रेटनिंग फील नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे क्यों पूछ रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछना शुरू करो ताकि धीरे धीरे क्लाइंट को अच्छा लगे अपनी बातें बताना। और आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट अलाउ द अदर पर्सन टू टॉक अबाउट देमसेल्फ, उनके बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में, क्योंकि सबको अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है। क्लाइंट को अपने बारे में एक्सप्रेस करने का मौका मिले, और हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए, नेगेटिव नहीं देना चाहिए। अगर नेगेटिव फीडबैक मिलेगा तो वो कभी काउंसलर के पास नहीं आएगा। कन्फ्रंट करना ज़रूरी होता है, पर वो बाद में होता है, इतनी शुरुआत में आप कन्फ्रंट नहीं करते उसको। ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन में से आप कौन सा क्वेश्चन पूछोगे? ओपन एंडेड वो है जिसमें एलैबोरेट आंसर चाहिए होते हैं, क्लोज एंडेड में आपको जस्ट यस नो से चल जाता है। तो जब आपको डिटेल में चाहिए कोई, तो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। यूजुअली काउंसलिंग में ओपन एंडेड क्वेश्चन ही होते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स किस तरीके से कम्युनिकेट करें कि क्लाइंट को एक्सेप्टेड फील हो और वो अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स को शेयर कर सके। A clear and transparent channel of communication should be adopted. नॉन वर्बल एस्पेक्ट का मतलब है जैसे बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए। काउंसलर की बॉडी लैंग्वेज खुद की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्लाइंट को लगना चाहिए कि वो मेरे में, मुझ में इंटरेस्टेड है, मेरी बात सुनने में, और मुझे समझ रहा है। तो उससे कनेक्शन बनता है, रैपो बनता है। फिर एम्पैथी, जैसे मैंने बोला, एम्पैथी तो बहुत ज़रूरी है। एम्पैथाइज करोगे तभी वो आगे आपको वो करेगा, अपनी बात आगे कंटिन्यू करेगा बताना, जब उसे लगेगा कि कोई उसके साथ एम्पैथाइज कर रहा है उसकी सिचुएशन के साथ। तो सिंपथी और एम्पैथी जैसे दो चीज़ें यहाँ बता रहे हैं कि सिंपथी मतलब चलो ठीक है, आपने बोल दिया, हाँ हाँ बहुत बुरी आपकी कंडीशन थी, बड़ी दया आ गई आपके ऊपर, वो नहीं चाहिए। उस टाइम पे एम्पैथी होनी चाहिए कि आप क्लाइंट के ही जगह पे अपने आप को रख के सोचो कि जो उस टाइम क्लाइंट ने किया वो उसको कैसा फील हुआ, उस तभी आप उसकी प्रॉब्लम को समझ पाओगे। तो काउंसलर के अंदर वो एम्पैथी होगी, तभी उस क्लाइंट को भी नजर आएगा कि ये मेरे साथ एम्पैथाइज कर रहा है। काउंसलर हैज़ टू डेवलप अ क्लोजनेस विद द क्लाइंट एज वेल एज मेंटेन अ डिस्टेंस। तो बहुत ज़रूरी बैलेंस करना, क्लोज हो जाना इतना कि मतलब आप एम्पैथाइज कर सको, बट एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, क्योंकि एक रिलेशनशिप जो काउंसलर और क्लाइंट का है वो मेंटेन रहे। तो शोइंग एम्पैथी, काउंसलर एक्नॉलेज एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड, मतलब एम्पैथी शो करके काउंसलर क्या करता है, एक्नॉलेज करता है कि हाँ मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, क्या आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी जो सब्जेक्टिव स्टेट है वो मुझे समझ में आ रही है, ये चीज़ शो करता है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं जैसे डेवलप अ फ्रेंडली नेचर एंड एस्टेब्लिश अ हैबिट ऑफ स्माइलिंग। एक हैबिट ऑफ स्माइलिंग, आप कोई भी थेरेपी की वीडियोस जब आप देखोगे तो उसमें देखो काउंसलर स्माइल करते हैं, तो उससे क्या होता है, सामने वाले पर्सन को बहुत कंफर्टेबल फील होता है। ये तो नॉर्मली भी होता है, आप अगर किसी पर्सन से बात कर रहे हो, वो स्माइल करके बात करता है तो आपको उससे बात करना अच्छा लगता है। अगर वो पर्सन एकदम स्माइल नहीं करके बात करता है, स्ट्रेट फेस के साथ बात करता है, तो आप अपनी कन्वर्जेशन ख़त्म कर देते हो जो भी बोल के। तो वहाँ पे वो स्माइलिंग फेस रखने से बहुत हेल्प मिलती है क्लाइंट्स को अपनी बातें शेयर करने में। काउंसलर नीड्स टू एस्टैब्लिश अ प्रॉपर रेपो एंड द फोकस शुड बी ऑन द क्लाइंट। फोकस क्लाइंट पे होने चाहिए, अपने ऊपर काउंसलर को फोकस नहीं लेके आना है, फोकस सारा क्लाइंट के ऊपर ही रखना है। सेटिंग कैसी होती है, वहाँ की फिजिकल सेटिंग्स कैसी होती हैं, जो वो रूम होता है काउंसलर का, प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर बैठने की जगह, सब कुछ होना चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्वाइट एंड काम एनवायरनमेंट, और प्राइवेसी तो बहुत ही ज़रूरी है। तो वहाँ पे क्वाइट, काम, सूदिंग, चीयरफुल एम्बियंस होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग लाइट्स होनी चाहिए, डल नहीं होना चाहिए रूम दिखने में। ऑलरेडी वो क्लाइंट इतना नेगेटिविटी से आया होता है कि उसको उस रूम में आके डलनेस, नेगेटिवनेस, ये सब चीज़ें नहीं लगनी चाहिए।
नॉइज़ का जो फैक्टर है वो बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पे उसको रोका जाए, क्योंकि नॉइज़ की वजह से क्लाइंट बहुत डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो अपना टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ढंग से। पुअर लाइटिंग नहीं होनी चाहिए, टेस्ट इक्विपमेंट डैमेज नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमने लास्ट यूनिट में भी पढ़ी थी। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ही क्रूशियल है। क्लाइंट को गलती से भी ये चीज़ ना लगे कि कहीं ना कहीं उसकी जो वो डेटा दे रहा है, जो वो वहाँ पे बता रहा है, वो कहीं और जाएगा या कहीं किसी और को पता चल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एथिकल इशू होता है, जो कि हर एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलर को पता होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ उस टाइम उसी जगह के लिए होती है, उसके बाहर नहीं जा सकती। जो भी क्लाइंट के बारे में होती है वो सब कॉन्फिडेंशियल होती है। ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे इन्होंने एक बना के दिया हुआ है पूरा काउंसलिंग सेशन की। कोई काउंसलिंग के लिए आता है, जैसे अपॉइंटमेंट टाइम होता है उसका 10 बजे, तो अंदर आता है तो उसको बड़े आराम से ग्रीट किया जाता है, उसको बोलता है काउंसलर कि आप बैठो। रूम बहुत वेंटिलेटेड होता है, एयर कंडीशन होता है क्योंकि गर्मियों का टाइम होता है। तो इंडिपेंडेंट रूम है जहाँ पे कोई आउटसाइड नॉइज नहीं है, प्राइवेसी है पूरी, और वो रिलैक्स करता है। वहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, सूदिंग लाइट्स है, जो भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। फिर क्लाइंट बैठता है तो उसे काउंसलर पूछता है, सो यू आर मिस्टर, उसका नाम जो भी है, वेयर डू यू वर्क, कहाँ काम करते हैं, फैमिली में कौन कौन है, ये सारी बातें क्या है, इससे रेपो फॉर्मेशन हो रही है। फिर रेपो फॉर्मेशन करने के बाद डायरेक्टली इसमें लिखा है कि सीधा प्रॉब्लम के बारे में मत पूछने लग जाओ, कि कोई आए तो आप सीधा ये मत बोलो कि अच्छा आपको क्या प्रॉब्लम है, आते ही कोई एकदम नहीं बोलेगा। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, रेपो फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें फील कराओगे तभी कोई क्लाइंट आपको अपने बारे में बताना शुरू करेगा, वरना वो बोलेगा ही नहीं। सो द क्लाइंट इज सिटिंग इन द चेयर, द काउंसलर नोटिस द क्लाइंट इज फिजिटिंग। फिजिटिंग का मतलब क्या होता है, बार बार वो इधर उधर देख रहा है, वो उसकी बॉडी पार्ट वो हिल रहा है, शेक कर रहा है, अपनी फिंगर को बार बार वो कर रहा है, शेक कर रहा है। तो मीन्स उसको कुछ अंदर से हेजिटेशन सी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, तो ये सारी चीज़ें नोट करनी होती हैं। माइंडसेट ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का माइंडसेट कैसा होता है उस टाइम पे, तो माइंडसेट तो बहुत डिफरेंट हो सकते हैं हर एक क्लाइंट के। इमोशनल स्टेट्स या उसकी सब्जेक्टिव स्टेट जिसे हम कहते हैं, तो जैसे इमोशनली अनस्टेबल अनस्टेबल क्लाइंट कौन होते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इमोशनली अनस्टेबल क्लाइंट्स नॉर्मली रिक्वायर अ क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। जो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं उनको क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच चाहिए, कि आप उसके ऊपर फोकस करके बात कर रहे हो उनसे। नीड टू एस्टैब्लिश रैपो एंड ट्रस्ट, उनके ऊपर उनको रैपो फॉर्मेशन, ट्रस्ट, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। द क्लाइंट इज़ अवेयर दैट ही और शी इज़, उसको ये लगना चाहिए कि वो सेफ और फ्रेंडली एनवायरनमेंट में है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपनी चीज़ें, तो वहाँ आके उसको वो चीज़ नहीं लगनी चाहिए कि वो वहाँ नहीं बता पाएगा। Counseling strategies to establish rapport would include use self-disclosure to relate to the client situation। अपने बारे में भी, जैसे कई बार क्लाइंट को लगता है कि मैं ये चीज़ बोलूँगा तो वो क्या सोचेगा काउंसलर, तो इस केस में काउंसलर भी कोई ऐसी चीज़ बता सकता है कि हाँ मैं, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, ताकि ये लगे कि हाँ ये भी मेरे जैसे ही है। तो इमोशनल लिंक क्रिएट करने के लिए। एन इनवॉलेंट्री एंड स्केप्टिकल क्लाइंट होता है जिसको ज़बरदस्ती भेजा गया है, वो खुद नहीं आया है, वो डाउट में है, वो इनवॉलेंटरीली आया है, वो स्केप्टिकल है, उसको डाउट है कि मेरा यहाँ पे आके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लीगली मैंडेटेड मतलब जैसे कई बार होता है ना, वो जुविनाइल डेलिंक्वेंट्स होते हैं, जो बच्चे क्राइम करते हैं, उनको ज़बरदस्ती काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाता है, तो उस टाइप के लोग होते हैं जिनको ज़बरदस्ती भेजा गया होता है। उनको प्रोसेस के बारे में वो होता है, डाउट होता है कि यहाँ से मेरे को कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। तो थेरेपिस्ट को एक सबसे पहले तो ये फील कराना है कि क्लाइंट उसकी रिस्पेक्ट करे और एक ट्रस्ट करे उसके ऊपर, अपने काउंसलर को रिस्पेक्ट भी करे, उस पर ट्रस्ट भी करे। Create responsiveness from the client is to outline the process of counseling, what he or she is there for। मतलब वो ये वहाँ पे ट्रस्ट कैसे बिल्ड करे, उसको बताने के लिए कि वो वहाँ पे क्यों है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है काउंसलर की, वो कैसे उसको हेल्प करेगा। और अगर हम दोनों का रिलेशन वहाँ पे एक प्रॉपर रिलेशन, ट्रस्टिंग रिलेशन बनता है, तो उस केस में उसको कैसे हेल्प मिलेगी क्लाइंट को। एंड व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द क्लाइंट, उसकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। सो यहाँ पे कौन सी कह रहे हैं, सॉल्यूशन फोकस स्ट्रैटेजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट अ गुड सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इफ द क्लाइंट इज एडोलोसेंस और चाइल्ड, एडोलोसेंस और चाइल्ड मतलब बच्चा है या फिर एडोलोसेंस एज होती है 11 to 21 के बीच में आता है,
तो यहाँ पे ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकता है, ह्यूमर का यूज़ करके, गेम्स का यूज़ करके, कोलैबोरेटिव अप्रोच यूजिंग सेल्फ डिस्क्लोजर या रोल प्लेइंग का यूज़ करके। तो इस केस में वो एक बच्चे के साथ या एक एडोलेसेंट के साथ इजीली अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है, क्योंकि मोस्टली ये जो बच्चे होते हैं या एडोलेसेंट होते हैं खुद नहीं आते, सारे रेफरल केसेस होते हैं, कोई और इन्हें भेजता है। तो इसलिए इनको इनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। काउंसलर सेटअप शुड बी सच दैट चाइल्ड फील्स अट्रैक्टेड टू, चाइल्ड को वहाँ पे अट्रैक्टेड लगना चाहिए, उसको मन करे जाने का काउंसलर के पास। तो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो टॉयज़ वगैरह रखते हैं, या बुक्स या लिटरेचर या प्ले मटेरियल जो बच्चे को वहाँ पे पसंद हो जाना। जैसे अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो बोर्ड गेम्स, पजल्स, या और एडोलेसेंट है तो उससे जो उसके इंटरेस्ट की जो बातें हैं वो सब वहाँ पे करें। नेक्स्ट है द अनकमिटेड क्लाइंट। जो अनकमिटेड होता है ना, जो जैसे लगता है कि अगली बार ये आएगा ही नहीं, उसकी अटेंडेंस का बड़ा डाउट होता है कि वो नेक्स्ट टाइम काउंसलिंग सेशन में आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल वुड बी अ हस्बैंड हु वाज आस्क्ड बाय अ वाइफ, जैसे मैरिज प्रॉब्लम है, एक वाइफ ने हस्बैंड को बोला कि जाके काउंसलर को मिल के आओ, तो वहाँ पे वो एक बार तो जबरदस्ती भेजने पे आ जाए, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। फ्रेमिंग एंड रीफ्रेमिंग आर गुड टैक्टिक्स टू रीमॉडल द वे क्लाइंट परसीव द काउंसलिंग रिलेशनशिप। फ्रेमिंग एंड रीफ्रेमिंग टैक्टिक्स क्या है, शिफ्टिंग फ्रॉम दी हेल्पिंग मोड टू कोलैबोरेटिव। उसको हेल्पिंग मोड में मत रहो, क्योंकि वो आप उसको हेल्प लेने में इंटरेस्ट ही नहीं है। उसको कोलैबोरेटिव अप्रोच, मतलब कि उसके साथ ही मिलके आप उसको कोई सॉल्यूशन ढूंढ के दोगे। हेल्पिंग मतलब कई बार होता है लोग फिर सोचते हैं हमें हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन एक कोलैबोरेटिव अप्रोच मतलब आप बोलो, अब ये अगर उसको शो करो कि हम कोलैबोरेट करके साथ मिलके ढूंढेंगे, ये नहीं कि मैं आपको यहाँ कोई हेल्प कर रही हूँ, दोनों मिलके आपके गोल के बारे में बात करेंगे। उससे वो क्या होगा, वो क्लाइंट मोटिवेट होगा। देन डिमांडिंग क्लाइंट क्या होते हैं, जो जिनको लगता है कि काउंसलर ही सारे उनके लाइफ की प्रॉब्लम के आंसर दे देगा और खुद हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो उनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें लगता है बस काउंसलर सब कुछ सॉल्व कर देगा विदाउट इवन चेंजिंग आवर लाइफस्टाइल। तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लानी क्लाइंट के माइंड में कि उसको भी उसमें बहुत होमवर्क करना है, उसको भी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, उसके ऊपर भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लाइफ को चेंज करने की। तो उसको गाइडेंस या पूरी तरीके से उसको काउंसिल करना ताकि वो अपने डिसीजन सही ले सके। फिर प्री काउंसलिंग इंटरव्यू आता है। प्री काउंसलिंग इंटरव्यू मतलब जैसे एक्चुअल काउंसलिंग शुरू होने से पहले जो आपसे पूछा जाता है, यूजुअली आपके प्रॉब्लम के बारे में काउंसलर पूछता है, ऐसे पहले आपसे ही तो जानने की कोशिश करता है आपके बारे में। तो काउंसलिंग एक्चुअल में शुरू होने से पहले होती है ये। तो पहले क्या है, जैसे काउंसलिंग के 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे। पहले रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंट, आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक कराते हो, बोलते हो मुझे हेल्प चाहिए। फिर आप काउंसलिंग के लिए जाते हो, वहाँ पे काउंसलिंग लेते हो। फिर टर्मिनेशन होती है, लास्ट में ख़त्म हो जाती है काउंसलिंग जब आप ठीक हो जाते हो, या आगे आपको रेफर कर दिया जाता है। अब उसी के बीच में प्री काउंसलिंग आती है, जो एक्चुअल अब जाते ही आपकी काउंसलिंग शुरू नहीं हो जाती। पहले आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश की जाती है, रेपो बिल्डिंग करी जाती है। ये सब टाइम लगता है, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि प्री काउंसलिंग इंटरव्यू होता है तब समझ में आता है कि कितना टाइम लगेगा आपकी प्रॉब्लम को ढूंढने में, उसको सॉल्व करने में। तो ये क्योंकि कुछ लोग होते हैं डायरेक्टली ये समझ के जाते हैं कि काउंसलर के पास जाते ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये वैसा नहीं है कि डॉक्टर के पास गए, आपको मेडिसिन मिल गई, प्रॉब्लम क्योर हो गई। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है जिसमें टाइम लगता है। तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट करी जाती है, मतलब प्रोसेस ऑफ असेसमेंट बिगिंस बिफोर द फर्स्ट इंटरव्यू। तो जैसे ही आप वहाँ जाते हो तभी से आपकी असेसमेंट शुरू हो जाती है। आपके नेम, एज, एजुकेशन, ये सारी हिस्ट्री ली जाती है। फिर द असेसमेंट प्रोसेस विल एनेबल द काउंसलर टू इवेलुएट क्लाइंट्स नीड। आपके नीड के बारे में क्लाइंट को, काउंसलर को पता करना ज़रूरी होता है, इसलिए वो असेसमेंट प्रोसेस शुरू होता है। फिर वो ये सोचता है कि आपकी असेसमेंट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट टूल कौन सा यूज़ करे। The counselor should review the fairness evidence associated with assessment instruments. प्रॉपर टूल्स यूज करके जो आपकी प्रॉब्लम, जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम है, उसके लिए प्रॉपर फेयर तरीके से वो उसकी इंटरप्रिटेशन कर पाए। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी ऑफ द टूल, वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। वो सारी चीज़ें टेस्ट मैनुअल में दी होती हैं।
वैलिडिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू इन सिलेक्टिंग टूल। तो सही टूल यूज करें आप, जो चीज़ मेजर करने के लिए वो टूल चाहिए तो वो वैलिडिटी देखनी ज़रूरी हो जाती है। फिर उसमें क्या प्रोसीजर है टेस्ट को एडमिनिस्टर करने का, स्कोर करने का, इंटरप्रेट करने का, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है। फिर असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड प्रॉपरली इन अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। कंड्यूसिव मतलब कंफर्टेबल, जिसमें वो असेसमेंट ढंग से हो सके। A good assessment will lead to a better understanding of the situation of the client. For this, counselor needs to have a proper environment. तो ये मतलब ये सारा ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी उसमें काउंसलिंग के प्रोसेस में होता है उन सब चीज़ों में एक एनवायरनमेंट प्रॉपर होगा, तभी काउंसलिंग प्रोसेस भी सही चलेगा। और ये यूनिट यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।